क्लास में कहा था। अब देखो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस का क्या मतलब है। जैसे अगर मैं कहता हूँ कि ये इक्वेशन सॉल्व कीजिए, साइन थीटा इज इक्वल टू 0 या साइन एक्स इज इक्वल टू 0, तो ऑब्वियसली इक्वेशन सॉल्व करने का मतलब होता है आपको वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर साइन थीटा 0 है और ये क्वेश्चन अगर आपसे क्लास 10 तक पूछा जाता, साइन थीटा 0, और अगर क्लास 10 तक ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया होता तो आप स्ट्रेट अवे कहते कि चूँकि साइन थीटा 0 है तो थीटा की वैल्यू 0 होगी। ऑब्वियसली साइन 0 चूँकि 0 होता है, तो अगर साइन थीटा 0 है तो थीटा 0 होगा। ऐसे ही अगर मैं कहता हूँ कि ये इक्वेशन सॉल्व करो, कॉस एक्स इज इक्वल टू हाफ, और ये क्वेश्चन मैं आपसे क्लास 10 में सॉल्व करने के लिए कहता, तो आप क्लास 10 में कहते कि कॉस एक्स हाफ है, एंड हमें मालूम है कि कॉस 60 डिग्री हाफ होता है, तो एक्स हो गया 60 डिग्री। या अगर मैं आपको सॉल्व करने के लिए कहता है कि tan x1 है, इसे सॉल्व करो, तो आप क्लास 10 तक बोल देते कि x होगा 45 डिग्री। क्लास 10 तक तो ये सही हो जाता है, क्योंकि क्लास 10 में जो आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हो 10th तक, वो 0 डिग्री से 90 डिग्री तक ही बात करते हो, तो ये सारे ट्रू हैं। मतलब आप क्लास 10 में अगर ऐसा सॉल्यूशन लिखोगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन अब नहीं मिलेंगे, क्योंकि अब मैं आपको एंगल तो बता नहीं रहा हूँ कि एंगल कहाँ पे है साइन थीटा 0, तो आपको थीटा की सारी पॉसिबल वैल्यूज़ लिखनी होंगी। कॉस एक्स हाफ है, अब जैसे कॉस एक्स हाफ है तो सिर्फ कॉस 60 डिग्री हाफ नहीं होगा, आगे भी कॉस हाफ बनेगा। अगर मैं कॉस 300 डिग्री निकालूंगा तो वो भी हाफ बनेगा। अगर मैं कॉस 360 प्लस 60 यानी कॉस 420 निकालूंगा तो वो भी हाफ बनेगा। अगर मैं कॉस 720 प्लस 60 यानी कॉस 780 निकालूंगा तो वो भी हाफ होगा। तो ऐसे इनफाइनेटली मैनी एंगल्स होंगे जहाँ पे कॉस की वैल्यू हाफ होगी। ऐसे इनफाइनेटली मैनी एंगल्स होंगे जहाँ पे tan की वैल्यू 1 होगी। जैसे tan 1 ऑब्वियसली फर्स्ट क्वाड्रेंट में 45 है, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में भी tan 1 बनेगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में भी tan पॉजिटिव होता है। अगर मैं 180 प्लस 45 लूँगा तो tan 180 प्लस 45 भी 1 बनेगा। tan 180 प्लस 45 हो गया tan 225, तो tan 225 भी 1 होगा। तो अब जो हमें वैल्यू लिखनी होगी वो जनरल वैल्यू लिखनी होगी। जनरल वैल्यू का मतलब है कि सारी पॉसिबल वैल्यूज। जैसे अगर मैं पहले वाले इक्वेशन की बात करूं, तो अगर साइन थीटा 0 है तो थीटा की कोई एक दो वैल्यूज़ नहीं होंगी, थीटा की इनफाइनेटली मैनी वैल्यूज़ होंगी जहाँ पे साइन थीटा 0 होगा। जैसे साइन थीटा 0 होगा ऑब्वियसली 0 पे, पाई पे भी साइन 0 होगा, चूँकि साइन 180 भी 0 होगा, 2 पाई पे भी 0 होगा, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, 7 पाई, सभी पे साइन 0 होगा। तो अगर साइन थीटा 0 है तो थीटा की जनरल वैल्यू होगी n पाई, वेयर n इज एनी इंटीजर। n इज एनी इंटीजर का मतलब है कि मैं n की जगह पे कोई भी इंटीजर डाल दूं, 1 -1 2 -2 3 -3 0 कुछ भी डाल दूं, ये सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन को। यानी अगर साइन थीटा 0 है तो थीटा 0 भी हो सकता है, पाई भी हो सकता है, 2 पाई भी हो सकता है, 3 पाई भी हो सकता है, 4 पाई भी हो सकता है। ऐसे नेगेटिव साइड पे माइनस पाई, -2 पाई, -3 पाई, -4 पाई, ये सारे वैल्यूज़ पे साइन थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो अब हम 6 जनरल फॉर्मूले देखेंगे जनरल वैल्यूज़ के। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आपको ये 6 फॉर्मूले दिमाग में रखने होंगे, इन एडिशन टू जो अब तक हमने फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री में ऑलरेडी किए हैं। वो तो यूज़ होंगे ही होंगे, बट ये 6 फॉर्मूले यूज़ होंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करने में। पहला फॉर्मूला, अगर लिखा हुआ है साइन थीटा 0 और आपको थीटा की वैल्यू बतानी हो कि थीटा क्या है, तो अगर साइन थीटा 0 है तो आप लिखोगे थीटा की जनरल वैल्यू n पाई, वेयर n इज एनी इंटीजर। इस पूरे चैप्टर में जहां भी मैं n लिख दूं या m लिख दूं, मैं बोलूं या ना बोलूं, वो एनी इंटीजर है, n इज एनी इंटीजर। तो जब भी साइन थीटा 0 लिखा हुआ है आपको थीटा की वैल्यू लिखनी है, तो थीटा की वैल्यू लिखोगे n पाई। n पाई का मतलब है मल्टीपल ऑफ पाई, यानी ऐसी थीटा की इनफाइनेटली मैनी वैल्यूज हैं जहां पे साइन 0 बनेगा। जैसे थीटा 0 भी हो सकता है, पाई भी हो सकता है, 2 पाई भी हो सकता है, 3 पाई भी हो सकता है, नेगेटिव साइड पे माइनस पाई, -2 पाई, -3 पाई, -4 पाई, कुछ भी हो सकता है। इनफाइनेटली मैनी वैल्यूज हैं।
तो अब वो इनफाइनेटली मैनी वैल्यूज़ में अलग अलग नहीं लिख कर उसको जनरलाइज वे में लिख रहा हूँ, जनरल वैल्यू लिख रहा हूँ कि थीटा एन पाई होगा। फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई इक्वेशन सॉल्व करने के लिए कहे इसी फॉर्मूले पे बेस्ड, मान लो आपसे कहता हूँ कि आप ये इक्वेशन सॉल्व करो, सॉल्व से मैंने कहा साइन 3x इज इक्वल टू 0, इसे सॉल्व करो तो बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन होगा। साइन 3x 0 है तो आप 3x को थोड़ी देर के लिए थीटा पढ़ लो तो ये साइन थीटा 0 है, फॉर्मूला लगा दो, अगर साइन थीटा 0 है तो थीटा एन पाई हो जाता है, तो आप कहोगे कि जो 3x है ये एन पाई हो जाएगा, तो यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी एन पाई बाई 3 वेयर एन इज एनी इंटीजर। तो ये आंसर लिखोगे कि अगर साइन 3x 0 है तो 3x एन पाई होगा, x एन पाई बाई 3 होगा। क्लियर सभी को? दूसरा फॉर्मूला, अगर cos थीटा 0 हो और आपको थीटा की वैल्यू लिखनी है तो cos 0 बनता है सारे ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे, यानी cos की वैल्यू 0 होती है पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, ऐसे ही नेगेटिव साइड पे माइनस पाई बाई 2, माइनस 3 पाई बाई 2, माइनस 5 पाई बाई 2, माइनस 7 पाई बाई 2, सारे ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे cos 0 होता है। तो अगेन थीटा की इनफाइनेटली मैनी वैल्यूज़ हैं जहाँ पे cos थीटा 0 होगा, तो इसको जनरल वे में ऐसे लिखते हैं, अगर cos थीटा 0 हो तो थीटा लिखना है 2n प्लस 1 पाई बाई 2 वेयर एन इज एनी इंटीजर। जब भी cos थीटा 0 के इक्वल हो और आपको थीटा की वैल्यू लिखनी हो तो आप थीटा की वैल्यू लिखोगे 2n प्लस 1 पाई बाई 2 वेयर एन इज एनी इंटीजर। 2n प्लस 1 पाई बाई 2 का मतलब है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे ये सॉल्व करने के लिए कहूँ, अगर मैं आपसे कहता हूँ कि सॉल्व cos 3x इज इक्वल टू 0, ये मान लो सॉल्व करने के लिए, तो आप कहोगे कि ये cos थीटा 0 है, थीटा किसको पढ़ रहे हैं हम 3x को, और अगर cos थीटा 0 है तो थीटा की वैल्यू हम लिखेंगे 2n प्लस 1 पाई बाई 2, और जब 3x ये है तो x इससे आ जाएगा 2n प्लस 1 पाई बाई 6 वेयर एन इज एनी इंटीजर। तो ये आंसर है कि अगर cos 3x 0 है तो x की वैल्यू होगी 2n प्लस 1 पाई बाई 6। क्लियर सभी को? 3 से डिवाइड कर दिया आपने, 3x की वैल्यू 2n प्लस 1 पाई बाई 2 है तो x क्या हो जाएगा, 3 से उधर डिवाइड हो जाएगा तो पाई बाई 2 को 3 से डिवाइड करोगे तो पाई बाई 6 हो गया। तीसरा फॉर्मूला, 6 फॉर्मूले हैं टोटल जो आपको दिमाग में रखने हैं। तीसरा फॉर्मूला tan थीटा 0 अगर है, tan थीटा अगर 0 है, बड़ा ऑब्वियस है कि tan थीटा होता है क्या है, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। ये फॉर्मूला आपको पता है कि tan होता है साइन ओवर कॉस, तो अगर साइन 0 होगा तो tan भी साइमल्टेनियसली 0 हो जाएगा, यानी tan और साइन दोनों एक साथ ही 0 होते हैं। चूंकि tan थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, तो जिस जिस एंगल पे tan की वैल्यू 0 होगी उसी एंगल पे साइन की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। अगर tan 0 साइन 0 होगा तो tan भी 0 होगा, या उल्टा tan 0 होगा तो साइन भी 0 होगा, दोनों एक साथ 0 होते हैं। बड़ा ऑब्वियस है ना कि अगर मैं यहाँ पे साइन थीटा को 0 लिख दूँ तो फिर tan थीटा भी 0 हो जाएगा। तो अगर साइन थीटा 0 है तो फिर tan थीटा भी 0 है, और इसीलिए फॉर्मूला सेम है। जो फॉर्मूला आपने साइन थीटा इज इक्वल टू 0 के लिए लिखा है वही फॉर्मूला आप लिखोगे tan थीटा इज इक्वल टू 0 के लिए भी। और क्या लिखा है आपने फॉर्मूला देखो ऊपर, साइन थीटा इज इक्वल टू 0 के लिए फॉर्मूला लिखा है थीटा इज इक्वल टू एन पाई, तो tan थीटा इज इक्वल टू 0 के लिए भी सेम वही फॉर्मूला काम करेगा, थीटा इज इक्वल टू एन पाई वेयर एन इज एन इंटीजर। तो अगर ये फॉर्मूला नहीं भी याद है तो आप इतना याद रख लें कि साइन और tan दोनों एक साथ 0 बनते हैं। अगर साइन 0 बनता है तो tan भी 0 बनता है। तो इसलिए
अगर tan थीटा 0 है तो वही सॉल्यूशन लिखेंगे जो हमने sin थीटा 0 पे लिखा है, यानी थीटा इज इक्वल टू n पाई लिखेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे ये इक्वेशन सॉल्व करने के लिए कहूँ, अगर मैं आपसे कहता हूँ सॉल्व tan 2x/3 इज इक्वल टू 0। कोई भी इक्वेशन सॉल्व करने का मतलब क्या होता है, आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर tan 2x/3 0 है तो मैं आपसे सिंपली ये पूछ रहा हूँ कि x की क्या वैल्यू होगी। तो आप सिंपली इसे पढ़ लो कि ये tan थीटा 0 है। थीटा हम किसको पढ़ रहे हैं, 2x/3 को। और अगर tan थीटा 0 है तो थीटा लिखेंगे n पाई। tan थीटा 0 तो थीटा n पाई, और इससे x निकालेंगे तो इससे x आ जाएगा 3n पाई बाई 2, वेर n इज एनी इंटीजर। तो ये आंसर हो गया। अगर tan 2x/3 0 है तो 2x/3 n पाई बनेगा, x बन जाएगा 3n पाई बाई 2। क्लियर सभी को? बोलो क्लियर है? तीन फॉर्मूले तो ये हो गए जीरो वाले कि अगर साइन थीटा 0 है तो थीटा n पाई, कॉस थीटा 0 है तो थीटा 2n प्लस 1 पाई बाई 2, टेन थीटा 0 है तो थीटा 2n प्लस 1 पाई बाई 2। इफेक्टिवली दो ही फॉर्मूले हैं, क्योंकि अगर साइन 0 है तो अपने आप ही tan 0 भी होगा ना। बाकी तीन क्या होगा, तो ध्यान रहे कोसिकेंट कभी जीरो बनता नहीं है, कोसिकेंट की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकती, बिकॉज मैंने पहले ही बताया था कि कोसिकेंट नेवर लाई बिटवीन -1 एंड 1। कोसिकेंट की वैल्यू कभी भी -1 और 1 के बीच में हो ही नहीं सकती, कोसिकेंट की वैल्यू हमेशा -1 और 1 के बाहर होती है। ऐसे ही सीकेंट कभी जीरो नहीं बनता है, सीकेंट भी कभी जीरो नहीं बनेगा। तो सीकेंट की वैल्यू भी कभी भी -1 और 1 के बीच में होती नहीं है। तो कोसिकेंट और सीकेंट तो कभी जीरो हो ही नहीं सकते। बचा कॉट, और कॉट 0 मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूं कि कॉट 0 कब होगा, जब कॉस 0 होगा, क्योंकि जैसे टैन होता है साइन ओवर कॉस, कॉट होता है कॉस ओवर साइन। तो अगर कॉस 0 होगा तो कॉट भी 0 होगा। तो कॉट थीटा अगर 0 है तो आपको वही सॉल्यूशन लिखना है जो आपने कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 के लिए लिखा है। जैसे अगर मान लो अगर मैं ये कहता हूँ कॉस थीटा कॉट थीटा 0 है, अगर ये लिखता हूँ तो कॉट को आप लिख सकते हैं कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, क्रॉस कर दूंगा तो डिनोमिनेटर वाला तो उधर चला जाएगा, बचेगा कॉस थीटा 0। तो ये दोनों एक ही इक्वेशन है, कॉट थीटा 0 लिखा जाए या कॉस थीटा 0 लिखा जाए, दोनों एक ही इक्वेशन है। तो इनकेस अगर कॉट थीटा को 0 करना हो तो वही सॉल्यूशन लिखोगे जो आपने कॉस थीटा को 0 करके लिखा है, यानी थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2। क्लियर सभी को? अब आते हैं कि अगर राइट साइड पे 0 ना हो फिर क्या करेंगे। ये तो हो गया कि राइट साइड पे 0 है, साइन थीटा 0, कॉस थीटा 0, टेन थीटा 0। अगर राइट पे 0 ना हो फिर इक्वेशन हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो फिर सॉल्व करने के लिए हम इन फॉर्मूले का यूज करेंगे। अगर मान लो ऐसा कोई इक्वेशन, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, दोनों तरफ साइन है, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, और आपको थीटा की वैल्यू लिखनी है। तो आप थीटा की वैल्यू लिखोगे n पाई प्लस -1 अल्फा, वेयर n इज एनी इंटीजर। साइन थीटा अगर साइन अल्फा के इक्वल है और आपको थीटा लिखना हो तो थीटा लिखोगे n पाई प्लस -1 अल्फा। कैसे यूज करेंगे इस फॉर्मूले को प्रॉब्लम में, ये मैं सिखाता हूँ आपको, ध्यान से देखिएगा। अगर मान लो मैं आपसे कहता हूँ कि ये इक्वेशन सॉल्व करो, से अगर मैंने आपसे कहा सॉल्व साइन एक्स इज इक्वल टू हाफ, ये इक्वेशन सॉल्व, बहुत ध्यान से समझेंगे। अगर 0 होता राइट साइड पे, क्योंकि पहले जो तीन फॉर्मूले हमने लिखे उसमें राइट साइड पे 0 था, अगर राइट पे 0 होता साइन थीटा 0 तब तो आप कह देते थीटा n पाई है, लेकिन यहाँ राइट पे 0 नहीं है, राइट पे हाफ है। तो क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे कि लेफ्ट पे जो साइन एक्स है इसको तो ऐसे ही छोड़ेंगे, और राइट में जो हाफ है उसको भी साइन के टर्म में लिखेंगे। और हाफ होता क्या है, साइन 30 डिग्री, तो हाफ को हम लिख सकते हैं साइन पाई बाई 6, 30 डिग्री मतलब पाई बाई 6। एंगल को रेडियन में सोचने की आदत डाल लीजिए।
एक्चुअली जो इक्वेशंस वगैरह हम सॉल्व करते हैं वो यूजुअली रेडियन में सॉल्व करते हैं, तो इसलिए रेडियन में सोचने की आदत डालिए। जैसे साइन 30 डिग्री हाफ होता है तो 30 का मतलब π/6, तो साइन π/6 हाफ होगा। चूंकि लेफ्ट साइड पे साइन एक्स था तो आपको राइट साइड पे भी साइन लिख देना है। यह ध्यान रखना है कि जो लेफ्ट पे होगा वही राइट पे लिख देना। अगर लेफ्ट पे कॉस होगा तो राइट पे भी कॉस लिखेंगे, अगर लेफ्ट पे टैन होगा तो राइट पे भी टैन लिखेंगे। तो चूंकि लेफ्ट साइड पे साइन एक्स था तो राइट साइड पे जो हाफ था उसको भी हमें साइन में लिख देना है, और हाफ को हम साइन में क्या लिखते हैं, ऑब्वियसली साइन 30 डिग्री लिखते हैं, तो साइन π/6। और उसके बाद ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे जो अभी मैंने लिखा हुआ है, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा। अगर साइन थीटा साइन अल्फा है तो थीटा की जनरल वैल्यू होती है n पाई प्लस -1/n अल्फा। इसमें थीटा का काम x कर रहा है और अल्फा का काम π/6 कर रहा है। लेफ्ट वाले एंगल को थीटा पढ़ना है, राइट वाले एंगल को अल्फा पढ़ना है। जो लेफ्ट में साइन के साथ एंगल है उसको थीटा पढ़ना है, जो राइट में साइन के साथ एंगल है उसको अल्फा पढ़ना है, और फॉर्मूला लगा देना है साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा। क्या होता है थीटा, n पाई प्लस -1/n अल्फा। तो यहाँ से x लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, n पाई प्लस -1/n π/6, n इज एन इंटीजर। तो ये आंसर हो गया इसका। अगर साइन x हाफ है और आपको x की वैल्यू निकालनी हो तो x की वैल्यू लिखोगे n पाई प्लस -1/n π/6। क्लियर आयुष? आप लोगों को क्लियर हुआ ये? अब इसमें तो एक बात ध्यान से सुनिएगा, जो मैं आगे बोल रहा हूँ इसको दिमाग में बिठाएंगे। ये तो हो गया जनरल सॉल्यूशन लिखना। ये जो मैंने लिखा है इसी इक्वेशन की मैं बात कर रहा हूँ, साइन एक्स इज इक्वल टू हाफ, तो उसको लिखा साइन एक्स इज इक्वल टू साइन π/6, एक्स लिखा n पाई प्लस -1/n π/6। जो n के टर्म में हम सॉल्यूशन लिखते हैं ये कहलाता है जनरल सॉल्यूशन या जनरल वैल्यू। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जब भी सॉल्व कर रहे हो कुछ नहीं बोला गया है तो आपको हमेशा जनरल सॉल्यूशन लिखना है। एक सॉल्यूशन आपको लिखने को कहा जाएगा समटाइम्स प्रिंसिपल सॉल्यूशन, कि प्रिंसिपल वैल्यू लिखिए, प्रिंसिपल सॉल्यूशन या प्रिंसिपल वैल्यू। इसका क्या मतलब होता है? प्रिंसिपल वैल्यू जब भी लिखना हो तो इसका मतलब है कि जो आपको एंगल चूज करना है वो 0 डिग्री और 360 डिग्री के बीच में होना चाहिए, मतलब एक रोटेशन के अंदर होना चाहिए। जब हम एक बार पूरा घूमते हैं तो एक रोटेशन कितना होता है, 0 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक एक बार हम घूमते हैं। जो एक कंप्लीट रोटेशन होता है ऐसे, ये 360 डिग्री का होता है। तो प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब होता है कि एक कंप्लीट रोटेशन में जितनी वैल्यू मिलेगी एंगल की वो कहलाती है प्रिंसिपल वैल्यू। तो अगर मान लो इसी इक्वेशन को दिया जाता साइन एक्स इज इक्वल टू हाफ, यही इक्वेशन दिया जाता है और कहा जाता है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ एक्स या फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन, एक ही बात है, प्रिंसिपल वैल्यू लिखने को कहा जाए या प्रिंसिपल सॉल्यूशन लिखने को कहा जाए। तो इक्वेशन यही होता है साइन एक्स इज इक्वल टू हाफ, और आपसे कहा जाता है कि राइट द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ एक्स। फिर कैसे लिखते हैं प्रिंसिपल वैल्यू? तो आपको अगर प्रिंसिपल वैल्यू भी निकालना है तो पहले आप जनरल वैल्यू ही निकालोगे। जनरल वैल्यू आपने क्या निकाला एक्स का, ये जिसको मैं ग्रीन से इनक्लोज कर रहा हूं, ये एक्स की आपने जनरल वैल्यू निकाली है। ये जो मैंने ग्रीन से इनक्लोज किया ये एक्स की जनरल वैल्यू है। प्रिंसिपल वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो ध्यान रहे प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब है कि जो एंगल होना चाहिए वो 0 डिग्री और 360 डिग्री के बीच में होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि हमने जो जनरल वैल्यू निकाली है जो ग्रीन से इनक्लोज्ड है उसके अंदर हम n की वैल्यू रखनी शुरू करेंगे। n को पहले 0 रखेंगे, फिर n को 1 रखेंगे। जैसे n को 0 रखो, इसमें x जो निकाला अपने ग्रीन से जो इनक्लोज है उस पर फोकस कीजिए। उसमें देखो अगर n को 0 रखोगे तो क्या मिलेगा आपको, मिलेगा 0 प्लस -1/0 π/6। अगर n को 0 रखेंगे तो जो इफेक्टिवली कितना हो गया, ये π/6 हो गया, क्योंकि -1/0 तो 1 हो जाएगा। किसी भी नंबर पे 0 पावर का मतलब होता है उसकी वैल्यू 1। फिर n को 1 रखो, 1 रखोगे तो आएगा पाई माइनस π/6। देखो n को जब 1 रखेंगे तो -1/1 1 बनेगा। मैं लिख के दिखा देता हूँ। अगर n को 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा आपको, n पाई, n को 1 रखा तो पाई प्लस -1/1 π/6।
तो ये सिंपली हो गया पाई माइनस पाई बाई 6, पाई माइनस पाई बाई 6 हो जाएगा 5 पाई बाई 6। जब n को 2 रखेंगे तो मिलेगा 2 पाई प्लस पाई बाई 6, और 2 पाई प्लस पाई बाई 6 तो 2 पाई से बड़ा हो गया। 2 पाई का मतलब हो जाता है 360 डिग्री। 2 पाई जो होता है ये 360 डिग्री होता है। तो अगर हम n को 2 रखेंगे तो वैल्यू 360 से बड़ा हो जाएगा। हमें 360 के अंदर ही रहना है। दैट मीन्स कि प्रिंसिपल वैल्यू दो ही हो सकती हैं, पाई बाई 6 एंड 5 पाई बाई 6। तो ये जो दो वैल्यूज़ आपने निकाली हैं यही प्रिंसिपल वैल्यू है, पाई बाई 6 एंड 5 पाई बाई 6। अगर आप डिग्री में बोलोगे तो पाई बाई 6 30 डिग्री है, 5 पाई बाई 6 150 डिग्री है। वैसे भी आपको पता है कि साइन हाफ बनेगा, साइन पॉजिटिव कहाँ होता है, इधर इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट और इन द सेकंड क्वाड्रेंट। तो अगर साइन हाफ है तो एक एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट का होगा और एक एंगल सेकंड क्वाड्रेंट का होगा। तो एक आया पाई बाई 6 30 डिग्री जो फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, और एक आया 5 पाई बाई 6 150 डिग्री जो सेकंड क्वाड्रेंट का है। क्लियर हो गया सभी को ये? बोलो ठीक है ये? क्या करेंगे सुन लीजिए। अगर आपको प्रिंसिपल वैल्यू भी निकालनी हो तो पहले आप जनरल वैल्यू ही निकालोगे। जनरल वैल्यू हमने निकाला x की वैल्यू n पाई प्लस माइनस 1 रेस टू n पाई बाई 6। अगर सिर्फ जनरल वैल्यू निकालने को कहा जाए तो जो ग्रीन में इनक्लोज्ड है वही आपका आंसर है। लेकिन अगर प्रिंसिपल वैल्यू निकालने को कहा जाए तो जो ग्रीन में इनक्लोज्ड है उसमें n की जगह पे डालिए 0 1 2 ऐसे रखते जाइए, और वो सारी वैल्यूज़ लिखिए जो 360 डिग्री से कम है, 0 और 360 के बीच में है। जैसे ही 360 से बड़ा हो जाएगा आपको छोड़ देना है। तो 360 से कम दो ही एंगल मिल रहे हैं, एक पाई बाई 6 मिल रहा है और एक 5 पाई बाई 6 मिल रहा है। पाई बाई 6 कब, जब हम इनको 0 रख रहे हैं, और 5 पाई बाई 6 कब, जब हम इनको 1 रख रहे हैं। ये तो हो गया साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा अगर फॉर्मूला है। पांचवा फॉर्मूला कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा। अगर दोनों तरफ कॉस हो, लेफ्ट पे भी और राइट पे भी, तो अगर कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा हो तो थीटा की जनरल वैल्यू लिखनी है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, वेयर n इज एनी इंटीजर। कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा हो तो थीटा जनरल लिखना है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको ये सॉल्व करने के लिए कहता हूँ, से मैं आपको सॉल्व करने के लिए कहता हूँ cos x इज इक्वल टू 1/√। अगर मैं कुछ नहीं कहता हूँ, सिर्फ लिखता हूँ सॉल्व, तो आपको जनरल सॉल्यूशन लिखना है। प्रिंसिपल सॉल्यूशन तब लिखना है जब लिखने को बोला जाए। अभी मैं जनरल सॉल्यूशन लिख रहा हूँ, cos x इज इक्वल टू 1/√2। क्योंकि लेफ्ट साइड पे cos x है तो हम राइट साइड पे भी 1/√2 को cos में लिखेंगे, और 1/√2 को cos में लिखेंगे तो cos 45 डिग्री 1/√2 होता है, तो cos पाई बाई 4 1/√2 होगा। 45 डिग्री का मतलब हो गया पाई बाई 4। तो चूंकि लेफ्ट पे cos x है तो 1/√2 को भी cos x में लिखो, cos x में लिखेंगे तो cos पाई बाई 4, और फॉर्मूला लगाओ cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा। लेफ्ट वाले एंगल को थीटा पढ़ते हैं, राइट वाले एंगल को अल्फा पढ़ते हैं। cos थीटा अगर cos अल्फा है तो थीटा की जनरल वैल्यू लिखनी है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, अल्फा इज पाई बाई 4, वेयर n इज एनी इंटीजर। तो ये मिल गया मुझे इसका जनरल सॉल्यूशन। ये जो मैं बॉक्स में इनक्लोज कर रहा हूँ ये जनरल सॉल्यूशन है जो मैंने रेड बॉक्स, दिस इज द सॉल्यूशन या दिस इज द आंसर। अगर कहा जाता सिर्फ सॉल्व करने के लिए तो आपको जनरल सॉल्यूशन लिखना है। जनरल सॉल्यूशन है 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 4। लेकिन अगर मान लो इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन लिखने को कहा जाता, प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू, हाँ बोलो बोलो बोलो। हाँ दो, ये दो है 2n पाई प्लस पाई बाई 4, दोनों लिखेंगे बिल्कुल, प्लस माइनस दोनों लिखना है, 2n पाई प्लस पाई बाई 4 भी एंड 2n पाई माइनस पाई।
इनफैक्ट फॉर्मूला क्या है, कॉस थीटा अगर कॉस अल्फा है तो थीटा की दो वैल्यू होगी, 2n पाई प्लस अल्फा भी होगा एंड 2n पाई माइनस अल्फा भी होगा। अब इसकी प्रिंसिपल वैल्यू कैसे लिखेंगे, तो प्रिंसिपल वैल्यू का क्या मतलब होता है कि जो आपको वैल्यू पिक करना है वो 0 डिग्री और 360 डिग्री के बीच में होना चाहिए। बस इतना दिमाग में लगा लो कि प्रिंसिपल वैल्यू लिखने का मतलब है कि वैल्यू शुड बी लाइंग बिटवीन 0 डिग्री एंड 360 डिग्री। रेडियन में बोलूँ तो वैल्यू शुड बी लाइंग बिटवीन 0 एंड 2 पाई, 0 एंड 2 पाई के बीच में ही रहना, बाहर नहीं जाना है। तो अब जो हमने जनरल सॉल्यूशन लिखा है जो रेड बॉक्स में इंक्लूडेड है, उसी से हम प्रिंसिपल निकालेंगे। कैसे, उसमें पहले n को 0 रखते हैं। देखो जब n को 0 रखेंगे तो हमें मिलेगा 0 प्लस माइनस पाई बाई 4। n को 0 रखेंगे तो मिलेगा 0 प्लस माइनस पाई बाई 4। फिर n को 1 रखेंगे तो मिलेगा 2 पाई प्लस माइनस पाई बाई 4। n को 0 रखा तो 0 प्लस माइनस पाई बाई 4, फिर n को 1 रखा तो 2 पाई माइनस प्लस माइनस पाई बाई 4। फिर इनको 2 रखेंगे तब तो वैल्यू बहुत बड़ा हो जाएगा, 4 पाई प्लस माइनस पाई बाई 4, तो वो 360 से ऊपर निकल जाएगा, आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि x की दो वैल्यूज़ आ रही हैं, एक प्लस पाई बाई 4 और एक माइनस पाई बाई 4। प्रिंसिपल वैल्यू शुड बी बिटवीन 0 डिग्री एंड 360 डिग्री। प्रिंसिपल वैल्यू हम पॉजिटिव लेते हैं 0 एंड 360 के बीच में, तो इसमें से माइनस पाई बाई 4 छोड़ देंगे, सिर्फ प्लस पाई बाई 4 लिखेंगे, तो x हो गया पाई बाई 4। फिर यहाँ पे आ रहा है 2 पाई प्लस माइनस पाई बाई 4। जो 2 पाई प्लस पाई बाई 4 है वो तो 2 पाई से बड़ा हो जाएगा। प्रिंसिपल वैल्यू शुड बी लेस देन 2 पाई, 2 पाई से छोटा होना चाहिए, तो हम सिर्फ 2 पाई माइनस पाई बाई 4 वाला लेंगे, प्लस पाई बाई 4 वाला छोड़ देंगे। तो एक्चुअली प्रिंसिपल वैल्यू दो आएंगी इसकी, एक पाई बाई 4 आएगा और एक 2 पाई माइनस पाई बाई 4 यानी 7 पाई बाई 4 आएगा। तो दो प्रिंसिपल वैल्यूज़ हैं, पाई बाई 4 एंड 7 पाई बाई 4। वैसे भी देखो ना कि कॉस पॉजिटिव कहाँ पे होता है, कॉस की वैल्यू 1/√2, एक बार तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा कॉस पॉजिटिव और एक बार फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। कॉस 1/√2 बनेगा एक 45 डिग्री पे और एक फोर्थ में बनेगा 360 माइनस 45 पे यानी 315 पे। तो जो 7 पाई बाई 4 है वो एक्चुअली 315 डिग्री है। क्लियर हुआ ये? जो आप जनरल सॉल्यूशन निकाल रहे हो जो बॉक्स में इंक्लूडेड है रेड बॉक्स में, उसी में n की जगह पे एक तो 0 डालो और फिर n की जगह पे 1 डालो। तो n की जगह पे 0 डाला तो दो वैल्यूज आई प्लस माइनस पाई बाई 4, n को 1 डाला तो दो वैल्यूज आई 2 पाई प्लस माइनस पाई बाई 4। अब उसमें से भी हम वो वाली वैल्यू पिक करेंगे जो 0 और 360 के बीच में होगा। तो माइनस पाई बाई 4 को छोड़ दिया चूंकि वो नेगेटिव हो जा रहा है, और 2 पाई प्लस पाई बाई 4 को छोड़ दिया चूंकि वो 360 से बड़ा हो जा रहा है। आपको जो वैल्यू लेनी है वो 0 और 360 के बीच में ही रहनी चाहिए। क्लियर हुआ ये? और एक लास्ट फॉर्मूला ऐसे ही बन गया अब tan के लिए कि अगर tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा हो, फिर जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे। तो अगर tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा है तो थीटा जनरल लिखना है n पाई प्लस अल्फा, वेयर n इज एनी। tan थीटा tan अल्फा, तो थीटा की जनरल वैल्यू लिखनी है n पाई प्लस अल्फा, वेयर n इज एनी इंटीजर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको ये सॉल्व करने के लिए करता हूँ, से मैं आपसे सॉल्व करने के लिए कहता हूँ tan x इज इक्वल टू √3। तो चूंकि लेफ्ट पे tan x है तो राइट साइड पे हम √3 को भी tan में लिखेंगे, और √3 को tan में लिखेंगे तो tan 60 डिग्री √3 होता है, तो ये tan पाई बाई 3 हो गया, tan 60 यानी tan पाई बाई 3। और अब फॉर्मूला लगाओ tan थीटा tan अल्फा, tan थीटा tan अल्फा, तो थीटा की जनरल वैल्यू n पाई प्लस अल्फा, अल्फा हम पढ़ रहे हैं पाई बाई 3 को, वेयर n इज एनी इंटीजर। तो ये इसका जनरल सॉल्यूशन हो गया, tan थीटा tan अल्फा, थीटा जनरल n पाई प्लस अल्फा। तो ये तो हो गया इसका जनरल सॉल्यूशन जिसको मैं बॉक्स में इंक्लूड करूँ। अब अगर इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन लिखना होता तो प्रिंसिपल के लिए n को 0 रखते हैं, n को 0 रखेंगे तो मिलेगा पाई बाई 3, एक तो पाई बाई 3 होगा। फिर n को 1 रखते हैं,
तो पाई प्लस पाई बाई 3। दो ही प्रिंसिपल मिलेंगे, क्योंकि जब हम n को 2 रखेंगे तो 2 पाई प्लस पाई बाई 3 तो 2 पाई से बड़ा हो जाएगा। तो दो ही प्रिंसिपल वैल्यू मिल रही है, एक पाई बाई 3 और एक 4 पाई बाई 3। तो प्रिंसिपल वैल्यू दो हैं, पाई बाई 3 एंड 4 पाई बाई 3। पाई बाई 3 60 डिग्री, 4 पाई बाई 3 240 डिग्री। क्लियर हो गया? बोलो क्लियर है सभी को? ये डिस्कनेक्ट हो गए, आवाज आ रही तुम लोग को? ठीक, तो ये 6 फॉर्मूले हो गए। अब जो मैंने लास्ट वाले 3 फॉर्मूले लिखे, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा, टेन थीटा इज इक्वल टू टेन अल्फा। 3 फॉर्मूले तो जीरो वाले हैं, साइन थीटा जीरो, कॉस थीटा जीरो, टेन थीटा जीरो। इनफैक्ट इफेक्टिवली दो ही है, क्योंकि जब साइन जीरो होगा तो टेन भी जीरो होगा, और जब कॉस जीरो होगा तो कॉट भी जीरो होगा। कॉस और कॉट एक साथ जीरो होते हैं, साइन और टेन एक साथ जीरो होते हैं। सीकेंट और कोसिकेंट कभी जीरो बनते ही नहीं है। तो इफेक्टिवली दो ही फॉर्मूले हैं, साइन थीटा जीरो तो थीटा एन पाई, कॉस थीटा जीरो तो थीटा 2n + 1 पाई बाई 2। और 3 फॉर्मूले हैं, जब दोनों तरफ साइन होगा, दोनों तरफ कॉस होगा, या दोनों तरफ टेन होगा। साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा एंड टेन थीटा इज इक्वल टू टेन अल्फा। बाकी के 3 क्यों नहीं लिख रहे? तो जो फॉर्मूला आप साइन के लिए लगा रहे हो वही फॉर्मूला कोसिकेंट के लिए लगाओगे, क्योंकि अगर कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट अल्फा लिखा हुआ है तो वही सॉल्यूशन लिखोगे जो आप लिख रहे हो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा के लिए, क्योंकि दोनों एक ही इक्वेशन है। वो है तो दोनों एक ही इक्वेशन है। देखो अगर कहीं पे लिखा हुआ है कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट अल्फा, तो कोसिकेंट को आप 1/sin लिख सकते हो। तो ये 1/sin थीटा इज इक्वल टू 1/sin अल्फा है। तो इफेक्टिवली ये साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा है। तो दोनों एक ही इक्वेशन है, कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट अल्फा लिखा जाए या साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा लिखा जाए। तो जो फॉर्मूला साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा पे लग रहा है वही लगेगा कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट अल्फा पे। सेम वही से ही जो फॉर्मूला आप कॉस के लिए लगा रहे हो, कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा के लिए, वही फॉर्मूला आप सीकेंट के लिए लगाओगे, सीकेंट थीटा इज इक्वल टू सीकेंट अल्फा के लिए। जो फॉर्मूला आप टेन के लिए लगा रहे हो, टेन थीटा इज इक्वल टू टेन अल्फा के लिए, वही फॉर्मूला आप कॉट के लिए लगाओगे, कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉट अल्फा के लिए। क्लियर हुआ सभी को ये? चलिए क्वेश्चन करते हैं, लिखिए क्वेश्चन। सॉल्व sin x is equal to √3/2। फाइंड बोथ जनरल सॉल्यूशन एंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन। निकाल लिया? देवेन बताओ इसकी प्रिंसिपल वैल्यू। बिल्कुल ठीक, दो प्रिंसिपल वैल्यू आएंगी, π/3 एंड 2π/3। तो देखो लेफ्ट पे चूंकि sin x है तो राइट पे भी हम साइन बनाएंगे, और √3/2 होता है साइन 60 डिग्री, यानी साइन π/3। जो लेफ्ट पे हो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वही राइट पे आपको बताना है। तो साइन x इज इक्वल टू साइन π/3। फॉर्मूला लगाओ। कौन सा फॉर्मूला? साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा। लेफ्ट वाले एंगल को थीटा, राइट वाले एंगल को अल्फा। साइन थीटा साइन अल्फा, तो थीटा जनरल हो जाता है n पाई प्लस -1/n अल्फा। अल्फा इज π/3। तो ये तो इसका जनरल सॉल्यूशन है, n पाई प्लस -1/n अल्फा, वेयर n इज एनी इंटीजर। अब देखते हैं कि इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या है। प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए अगर हम n को 0 रखेंगे तो x आएगा π/3। 0 पाई वो तो 0 हो गया, -1/0 1 हो गया π/3। और n को 1 रखेंगे तो आएगा पाई माइनस π/3, पाई माइनस π/3 यानी 2π/3। जो आपने जनरल वैल्यू निकाला x की, उसमें पहले n को 0 रख दो तो π/3, फिर n को 1 रख दो तो पाई माइनस π/3 यानी 2π/3। इसके अलावा अगर हम n को 2 रखेंगे तो 2π प्लस π/3 आएगा, यानी 2π से बड़ा आएगा। तो प्रिंसिपल दो ही आएंगे, π/3 एंड 2π/3। तो ये आंसर है।
जनरल वैल्यू n पाई प्लस माइनस 1 रेज टू n पाई बाई 3, प्रिंसिपल वैल्यूज पाई बाई 3 एंड 2 पाई बाई 3। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, सॉल्व। cos x is equal to half. Find both general solution and principal solution. सालिया प्रिंसिपल वैल्यू क्या है इसकी, x की? प्रिंसिपल वैल्यू पाई बाई 3 एंड 2 पाई माइनस पाई बाई 3। ठीक है, 5 पाई बाई 3। देखो इधर cos x इज इक्वल टू हाफ। हाफ को हम लिख सकते हैं cos में cos पाई बाई 3। क्योंकि लेफ्ट पे cos है, राइट पे भी cos लिखना है, हाफ को लिखना है cos 60 डिग्री। और अब फॉर्मूला लगाओ, cos थीटा cos अल्फा, तो थीटा की जनरल वैल्यू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, n इज एन इंटीजर। cos थीटा cos अल्फा, तो थीटा जनरल होगा 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, थीटा की जगह पे x, अल्फा की जगह पे पाई बाई 3। ये तो जनरल सॉल्यूशन हो गया। नाउ प्रिंसिपल सॉल्यूशन या प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ x। n को 0 रखेंगे तो हमें 2 मिलेगा प्लस माइनस पाई बाई 3, बट हम सिर्फ प्लस वाला लेंगे, माइनस को छोड़ देंगे। n को 1 रखेंगे तो 2 मिलेगा, एक 2 पाई प्लस पाई बाई 3 और एक 2 पाई माइनस पाई बाई 3। प्लस वाला तो 2 पाई से बड़ा हो जाएगा, तो माइनस वाला लेंगे, 2 पाई माइनस पाई बाई 3 होगा 5 पाई बाई 3। तो इसकी दो प्रिंसिपल वैल्यूज हैं। n को 0 रखने पे 2 आएंगे, प्लस माइनस पाई बाई 3, प्लस वाला लोगे माइनस छोड़ दोगे। n को 1 रखने पे 2 आएगा, एक 2 पाई प्लस पाई बाई 3 और एक 2 पाई माइनस पाई बाई 3। 2 पाई प्लस जो होगा वो 2 पाई से बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए हमने 2 पाई माइनस को लिया है। प्रिंसिपल वैल्यू हमेशा 2 पाई के अंदर ही रहना चाहिए, 0 और 2 पाई के बीच में। नेक्स्ट, tan x इज इक्वल टू tan x इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 3। इसे सॉल्व, फाइंड बोथ प्रिंसिपल वैल्यू एंड जनरल वैल्यू। तो देखो अभी मैंने कहा कि ये जो है tan 5 पाई बाई 12 है। tan थीटा tan अल्फा, तो थीटा जनरल होगा n पाई प्लस अल्फा, इसमें सिर्फ प्लस होता है, प्लस माइनस मत लिख दोगे, n इज एन इंटीजर। tan थीटा tan अल्फा, थीटा इज जनरल n पाई प्लस अल्फा। ये तो हो गया जनरल सॉल्यूशन। नाउ प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अगर इसमें n को 0 रखेंगे तो 5 पाई बाई 12, और n को 1 रखेंगे तो पाई प्लस 5 पाई बाई 12, यानी 17 पाई बाई 12। तो ये दो प्रिंसिपल वैल्यूज आएंगी। बाकी की वैल्यूज जो आएंगी n को 2 रखने पे, 3 रखने पे, वो सारी 2 पाई से ज़्यादा होंगी, और अगर n को नेगेटिव रखेंगे -1 -2 तो सारी नेगेटिव आएंगी। नेक्स्ट, ये तो हो गया जब राइट साइड पे हम
पॉजिटिव नंबर रख रहे थे, √3/2, 1/2, 2+√3, अगर राइट पे नेगेटिव नंबर हो फिर क्या करेंगे? मान लो हमें ये सॉल्व करना है, से मुझे सॉल्व करने के लिए कहा गया sin x इज इक्वल टू -½ इसे कैसे सॉल्व करेंगे? समझ लो ध्यान से। अब हम ये देखेंगे कि -½ को हम साइन में क्या लिख सकते हैं। एक्चुअली हमारा काम सिर्फ ये होता है कि लेफ्ट पे sin x है तो राइट पे भी हम साइन में लिखेंगे। अब अगर हाफ होता, ध्यान से सुनोगे, पहले माइनस को ऐसे ही छोड़ दो, हाफ को हम साइन में क्या लिख सकते हैं? sin π/6, साइन 30 डिग्री हाफ हो जाता है, तो हाफ को हम साइन में लिख सकते हैं sin π/6। बट इस पे अभी हम फॉर्मूला नहीं लगा सकते, क्योंकि फॉर्मूला हम तभी लगा सकते हैं जब लेफ्ट पे साइन थीटा हो, राइट पे साइन अल्फा हो। इसमें एक एक्स्ट्रा माइनस भी है तो फॉर्मूला नहीं लगेगा। तो हम क्या करेंगे, इसे ऐसे लिख देंगे, sin x इज इक्वल टू -sin π/6 को आप साइन ऑफ -π/6 भी ले सकते हो, माइनस को अंदर ले जा सकते हो। वो इसलिए कि यह फॉर्मूला आपने शुरू में ही पढ़ा था बिल्कुल, कि साइन ऑफ माइनस थीटा को माइनस साइन थीटा लिखा जा सकता है। तो अगर माइनस साइन थीटा है तो माइनस को उठाकर अंदर ले जाया जा सकता है। तो -sin π/6 था तो माइनस को उठाकर अंदर लेके चले गए, साइन ऑफ -π/6 हो गया। और अब फॉर्मूला लगाओ, कौन सा फॉर्मूला? साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, थीटा की जगह पे x और अल्फा की जगह पे -π/6 यूज करोगे, अल्फा को π/6 नहीं यूज करोगे, -π/6। तो फॉर्मूला लगाओ, क्या होगा? साइन थीटा साइन अल्फा, तो थीटा की जनरल वैल्यू n π प्लस -1n अल्फा, अल्फा हो गया -π/6, वेर n इज एनी इंटीजर। तो ये इसका जनरल सॉल्यूशन है, n π प्लस -1n अल्फा। बोलो क्लियर है ये? n π प्लस -1n अल्फा। या एक और तरीका भी हो सकता था कि माइनस, एक्चुअली साइन नेगेटिव कहाँ होता है? साइन नेगेटिव फर्स्ट में साइन पॉजिटिव होता है, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, थर्ड में साइन नेगेटिव होता है। तो -½ जो बनता है, π/6 पे साइन हाफ बनता है, थर्ड में ले जाना है तो π प्लस π/6 कर दो, π प्लस π/6 थर्ड में हो जाएगा 180 प्लस थीटा, और थर्ड में साइन नेगेटिव बनेगा तो π प्लस π/6, 7π/6 पे साइन की वैल्यू -½ होगी। तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे। दूसरा मेथड बता रहा हूं इसे सॉल्व करने कि अगर sin x -½ है, बहुत ध्यान से समझेंगे। एक मेथड तो मैंने ऊपर लिखा कि -½ था तो उसको लिखा -sin π/6 और फिर माइनस को अंदर लेके चले गए तो साइन ऑफ -π/6 हो गया। दूसरा तरीका क्या हो सकता था इसको लिखने का? दूसरा तरीका यह हो सकता था कि sin x हाफ बनता है π/6 पे, तो -½ बनेगा π प्लस π/6 पे, थर्ड में साइन नेगेटिव होता है π प्लस π/6, और π प्लस π/6 का मतलब हो गया 7π/6। तो -½ की जगह पे हम साइन 7π/6 भी लिख सकते थे। साइन 7π/6 की वैल्यू भी -½ होगी, थर्ड क्वाड्रेंट 180 प्लस थीटा। और अब फॉर्मूला लगाओ, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, लेफ्ट वाले एंगल को थीटा पढ़ रहे हैं, राइट वाले एंगल को अल्फा पढ़ रहे हैं, यानी थीटा की जगह पे x, अल्फा की जगह पे 7π/6। तो x हो जाएगा n π प्लस -1n अल्फा 7π/6, वेर n इज एनी इंटीजर। तो आंसर ये आएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि पहले सॉल्व किया तो ये आंसर आया और अब सॉल्व कर रहे हैं तो ये आंसर आ रहा है, और ये दोनों अलग अलग लग रहे हैं। क्योंकि वहाँ हमने सॉल्व किया तो n π प्लस -1n -π/6 लिखा है, यहाँ 7π/6 लिखा है, दोनों डिफरेंट लग रहे हैं, बिल्कुल लग रहे हैं, दोनों डिफरेंट लग रहे हैं, बट दोनों सही आंसर हैं, दोनों पे ही मार्क्स मिलेगा, आप चाहे वो लिखें या ये लिखें। एक्चुअली जनरल सॉल्यूशन को लिखने के अलग अलग वे हो सकते हैं, अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं।
दोनों सेम आंसर हैं। अगर आप प्रिंसिपल वैल्यू निकालोगे तो दोनों से सेम निकल कर आएगा, चाहे आप पहले वाले से निकाल कर देखो प्रिंसिपल वैल्यू और दूसरे वाले से निकाल कर देखो प्रिंसिपल वैल्यू, दोनों से प्रिंसिपल वैल्यू सेम ही आनी है। अब देखो प्रिंसिपल वैल्यू अगर निकालते, पहले दूसरे वाले से मैं निकाल रहा हूं यहां से, प्रिंसिपल वैल्यू इस वाले फॉर्मूले को यूज कर रहा हूं पहले, n पाई प्लस माइनस 1/n 7 पाई बाई 6। देखो n को 0 रखेंगे तो प्रिंसिपल वैल्यू आएगा एक तो 7 पाई बाई 6, n को 0 रखने पे, क्योंकि 0 पाई हो जाएगा, माइनस 1/0 1 हो जाएगा। फिर n को 1 रखेंगे तो आएगा पाई माइनस 7 पाई बाई 6। पाई माइनस 7 पाई बाई 6 तो नेगेटिव हो जाएगा, तो इसको रिजेक्ट कर दो, ये हमारे काम का नहीं है, ये रिजेक्ट कर दो। फिर n को 2 रखेंगे तो आएगा 2 पाई प्लस 7 पाई बाई 6। 2 पाई प्लस 7 पाई बाई 6 2 पाई से बड़ा हो जाएगा, ये भी हमारे काम का नहीं है। लेकिन एक n को 3 रखने पे शायद आएगा 3 पाई माइनस 7 पाई बाई 6। देखो एक तो 7 पाई बाई 6 हो गया और एक 11 पाई बाई 6 हो गया। 3 पाई माइनस 7 पाई बाई 6 2 पाई से छोटा हो जाएगा, 11 पाई बाई 6 2 पाई से छोटा है, तो दो प्रिंसिपल वैल्यूज मिल रही हैं, 7 पाई बाई 6 और 11 पाई बाई 6। एक तो n को 0 रखने पे मिला, एक n को 1 रखने पे जो मिल रहा है वो नेगेटिव हो रहा है तो उसको छोड़ दिया। n को 2 रखने पे जो आ रहा है वो 2 पाई से बड़ा आ रहा है, उसको भी छोड़ दिया। n को 3 रखने पे जो आ रहा है वो 3 पाई माइनस 7 पाई बाई 6 2 पाई के अंदर आ रहा है, तो दो प्रिंसिपल वैल्यूज हैं, 7 पाई बाई 6 एंड 11 पाई बाई 6। अब अगर मैं पहले वाले सॉल्यूशन से निकालता, अगर इस वाले मेथड से निकालता तो देखो यही प्रिंसिपल वैल्यू आनी चाहिए। अगर मैं इस वाले को यूज़ करूं, इसको यूज़ करूं प्रिंसिपल वैल्यू के लिए, तो देखो कैसे लिखेंगे, n को 0 रखेंगे तब तो नेगेटिव वैल्यू मिलेगा माइनस पाई बाई 6, उसको तो छोड़ दिया। n को 0 रखने पे नेगेटिव मिलेगा माइनस पाई बाई 6। n को 1 रखेंगे तो मिलेगा मुझे पाई प्लस पाई बाई 6। n को 1 रखोगे तो पाई बनेगा, माइनस 1/1 माइनस 1 बनेगा और एक माइनस पाई बाई 6 के साथ लगा हुआ है तो प्लस पाई बाई 6 हो जाएगा। और n को 2 रखोगे तो फिर मिलेगा 2 पाई माइनस पाई बाई 6। तो देखो दो वैल्यूज आ रही हैं, एक 7 पाई बाई 6 और एक 11 पाई बाई 6। तो दोनों में से किसी से भी आप प्रिंसिपल वैल्यू निकालो सेम ही आएगा, इसलिए मेथड दोनों ठीक हैं, आप दोनों में से जो भी मेथड लगाना चाहें। तो अगर नेगेटिव वैल्यू हो साइन में राइट साइड पे, पॉजिटिव वैल्यू ना हो, जैसे हाफ होता तब तो साइन पाई बाई 6 लिखते, माइनस हाफ है तो साइन पाई बाई 6 नहीं लिख सकते, माइनस हाफ को या तो हमें साइन ऑफ माइनस पाई बाई 6 लिखना पड़ेगा माइनस को अंदर करके, या लिखना पड़ेगा पाई प्लस पाई बाई 6, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है तो 7 पाई बाई 6। यही अगर कॉस में होता सपोज माइनस हाफ, तो कॉस नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, जैसे कॉस हाफ बनेगा पाई बाई 3 पे, माइनस हाफ बनेगा सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस पाई बाई 3 पे, यानी 2 पाई बाई 3 पे। ऐसे ही थर्ड टेन अगर नेगेटिव होता तो टेन भी नेगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट में बनेगा, जैसे टेन 1 बनेगा पाई बाई 4 पे, माइनस 1 बनेगा पाई माइनस पाई बाई 4 पे। तो सीधी बात याद रख लो कि अगर नेगेटिव वैल्यू है, ध्यान से सुन लो इसको, अगर नेगेटिव वैल्यू हो तो साइन के केस में पाई प्लस थीटा कर देना है, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में ले जाना है, और कॉस और टैन के केस में कॉस और टैन के केस में पाई माइनस थीटा कर देना है, सेकंड में ले जाना है। ये थर्ड में है, ये सेकंड में। क्या मैं बोल रहा हूं ध्यान से समझिएगा। जैसे अगर साइन वाला तो मैंने समझा ही दिया तो उसका मैं एग्जांपल दे नहीं रहा हूं, जैसे साइन माइनस हाफ है तो अगर हाफ होता तो आप साइन पाई बाई 6 लिखते, माइनस हाफ है तो आप पाई प्लस पाई बाई 6 लिखोगे, पाई बाई 6 पे हाफ है तो माइनस हाफ होगा पाई प्लस पाई बाई 6 पे, यानी 7 पाई बाई 6 पे। अब ऐसे ही अगर मुझे कॉस के लिए लिखना होता तो हमें पता है कि कॉस 60 डिग्री यानी कॉस पाई बाई 3 हाफ होगा, कॉस पाई बाई 3 हाफ होगा। अब मुझे ये अगर देखना हो कि कॉस माइनस हाफ कहाँ पे होगा, तो कॉस माइनस हाफ होगा पाई माइनस पाई बाई 3 पे, सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस पाई बाई 3 यानी 2 पाई बाई 3,
तो cos 2π/3 माइनस हाफ। ऐसे ही tan अगर 1 देखें तो 1 होगा tan 45 डिग्री पे π/4 पे। अगर -1 देखना हो कि tan -1 कहाँ होगा तो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा π-π/4 यानी 3π/4 tan 3π/4 -1। सीधी बात याद रख लो कि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा है, सेकंड में ले जाना हो तो पाई प्लस थीटा कर दो, थर्ड में ले जाना हो, सेकंड में ले जाना हो तो पाई माइनस थीटा कर दो, थर्ड में ले जाना हो तो पाई प्लस थीटा कर दो। क्लियर है? क्लियर है सभी को ये? आपको एग्जाम्पल से बेहतर समझ में आएगा। जैसे मान लो अगर मैं ये सॉल्व करने के लिए आपको cos x इज इक्वल टू माइनस हाफ, इसे सॉल्व करो। फाइंड बोथ प्रिंसिपल वैल्यू एंड जनरल वैल्यू, दोनों फाइंड करें। फाइंड बोथ प्रिंसिपल वैल्यू एंड जनरल वैल्यू। आपको तो माइनस हाफ की वैल्यू लिखनी है ना कि माइनस हाफ कहाँ पे बनेगा कॉस, तो कॉस माइनस हाफ कहाँ पे बनेगा? कॉस नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होगा बोलो? सेकंड में भी होगा, थर्ड में भी होगा। सेकंड में भी होगा और थर्ड में भी होगा, तो इसमें सेकंड वाला भी यूज़ कर सकते हैं, थर्ड वाला भी यूज़ कर सकते हैं, बट बेहतर है कि सब छोटे वाला ही यूज़ करो जो पहले मिल रहा है। तो कॉस हाफ बनता है कहाँ पे? π/3 पे। 60 डिग्री पे कॉस हाफ होता है। सेकंड वाला लिखना है तो 180 माइनस 60 लिखोगे यानी पाई माइनस π/3, और थर्ड वाला लिखना हो तो 180 प्लस 60 लिखोगे यानी पाई प्लस π/3। जैसे यहाँ पे ध्यान से समझोगे, अगर हाफ होता तब तो हम कॉस π/3 लिखते, माइनस हाफ है तो पाई माइनस π/3 लिखेंगे सेकंड वाला, यानी 2π/3 लिखेंगे। तो माइनस हाफ को कॉस 2π/3 लिख सकते हैं। तो माइनस हाफ जो होता है वो एक्चुअली कॉस 120 डिग्री माइनस हाफ होता है, कॉस 2π/3। फिर से सुन लो, अगर हाफ होता तब तो आप कॉस π/3 लिखते, माइनस हाफ है तो सेकंड वाला लिखोगे, और सेकंड वाला क्या हो जाएगा? पाई माइनस थीटा, यानी पाई माइनस π/3। और अब फॉर्मूला लगा दो, फॉर्मूला लगा दो, कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा। तो थीटा की जनरल वैल्यू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, वेयर एन इज एन इंटीजर। तो ये तो जनरल हो गया, कॉस थीटा कॉस अल्फा, तो थीटा जनरल 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। प्रिंसिपल वैल्यू लिखते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू n को 0 रखेंगे तो हमें 2 मिलेगा, 2π/3 एंड माइनस 2π/3, बट हम लेंगे सिर्फ प्लस वाला, माइनस वाला छोड़ देंगे। n को 1 रखेंगे तो भी 2 मिलेगा, एक 2π प्लस 2π/3 और एक 2π माइनस 2π/3। 2π प्लस 2π/3 तो 2π से बड़ा हो जाएगा, तो 2π माइनस 2π/3 लिखेंगे, और 2π माइनस 2π/3 की वैल्यू 4π/3 होगी। तो ये दो इसकी प्रिंसिपल वैल्यूज है, 2π/3 एंड 4π। एक्चुअली कॉस नेगेटिव कहाँ पे होगा? एक बार नेगेटिव होगा सेकंड में और एक बार नेगेटिव होगा थर्ड में। तो एक सेकंड वाली वैल्यू है 2π/3 पाई माइनस π/3, और एक थर्ड वाली वैल्यू है 4π/3 यानी पाई प्लस π/3। तो एक सेकंड का है और एक थर्ड का है, एक पाई माइनस π/3 है, एक पाई प्लस π/3 है। बोलो क्लियर है ये? हाँ बोलो। वो कॉस में नहीं लग सकता ना, चूंकि कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा ही हो जाता है। कॉस ऑफ माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा नहीं होता है, तो कॉस में नहीं लिख सकता। वो साइन में तो लग जाएगा, टैन में लग जाएगा, बट कॉस में नहीं लगेगा। क्योंकि साइन में क्या होता है कि साइन ऑफ माइनस थीटा है तो माइनस साइन थीटा होता है, या टैन ऑफ माइनस थीटा है तो माइनस टैन थीटा होता है। यानी इस साइन और टैन में तो लग जाएगा, क्योंकि माइनस साइन थीटा है तो माइनस को उठा के अंदर रख देंगे, या माइनस टैन थीटा है तो माइनस को उठा के अंदर रख देंगे, टैन ऑफ माइनस। बट कॉस में नहीं लगेगा, क्योंकि कॉस ऑफ माइनस थीटा और कॉस थीटा दोनों एक ही चीज़ होती है। क्लियर? इसे सॉल्व करो।
हाँ बोलो। क्यों छूट गया? ठीक है, मैं लेक्चर भेज दूंगा, अटेंड करते रहो। सॉल्व tan x is equal to -1. Find both general solution and principal solution. Find both general value and principal value. इसको क्या लिखेंगे देखो, tan x, बहुत ध्यान से समझ लो, अगर अभी भी आप लोग अगर नहीं समझ पाए तो सुन लो ध्यान से। tan x अगर 1 होता तो 1 होता 45 डिग्री पे, तो tan 45 डिग्री 1 लिखते हैं, यानी tan π/4 की वैल्यू 1 है। डिग्री की जगह पे रेडियन लिखो तो अगर 1 होता तब तो tan π/4 लिखते हैं, बट -1 है, और माइनस टेन कहाँ होता है? सेकंड में और थर्ड में। सेकंड वाला लिखना है तो पाई माइनस पाई बाई फोर, थर्ड वाला लिखना है तो पाई प्लस पाई बाई फोर, कोई भी लिख लो आप। तो सेकंड वाला लिख देते हैं, तो पाई माइनस पाई बाई फोर यानी 3π/4, तो tan 3π/4 -1 हो जाएगा। बोलो क्लियर है सभी को ये? tan 3π/4 -1 हो जाएगा, पाई माइनस पाई बाई फोर। बस इतना ध्यान रखो कि फर्स्ट वाला अगर थीटा है तो सेकंड वाला पाई माइनस थीटा होगा, थर्ड वाला पाई प्लस थीटा होगा। अगर थर्ड वाला लिखना है तो पाई प्लस थीटा, सेकंड वाला लिखना है तो पाई माइनस थीटा। तो हम सेकंड वाला लिख रहे हैं पाई माइनस पाई बाई फोर, चूँकि फर्स्ट में होता 1 होता तब तो पाई बाई फोर आता, -1 है तो सेकंड वाला लिखना पड़ेगा पाई माइनस पाई बाई फोर, पाई माइनस पाई बाई फोर यानी 3π/4। और अब फॉर्मूला लगाओ, tan थीटा tan अल्फा, tan थीटा tan अल्फा, तो थीटा की जनरल वैल्यू n पाई प्लस अल्फा, थीटा जनरल होता है इसमें n पाई प्लस अल्फा, तो n पाई प्लस 3π/4, ये इसका जनरल सॉल्यूशन। अब लिखते हैं इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन या प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ x। तो n को 0 रखेंगे तो एक 3π/4 आएगा, और n को 1 रखेंगे तो एक पाई प्लस 3π/4 आएगा, यानी 7π/4 आएगा। पाई प्लस 3π/4 यानी 7π/4। बोलो क्लियर सभी को? एक्चुअली tan नेगेटिव होता है सेकंड में और फोर्थ में, शायद मैंने पहले गलत बोल दिया था। तो एक वैल्यू सेकंड की आएगी और एक फोर्थ की आएगी। जो π/3π/4 है वो सेकंड का है, और 7π/4 जो है वो फोर्थ का है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखोगे, दूसरे मेथड में तो बस सिर्फ ये करना था कि अगर tan x -1 है तो इसको मैं tan ऑफ -π/4 भी लिख सकता हूँ, क्योंकि tan π/4 1 होगा तो tan ऑफ -π/4 -1 होगा। बोलो क्लियर है? ठीक है। tan माइनस थीटा जो होता है वो माइनस टेन थीटा के इक्वल हो जाता है। तो tan π/4 अगर 1 है तो tan ऑफ -π/4 -1, और फॉर्मूला लगा दो आप, tan थीटा tan अल्फा, तो थीटा की जनरल वैल्यू n पाई प्लस अल्फा, अल्फा हो गया यहाँ पे -π/4, या इसको हम n पाई -π/4 भी लिख सकते हैं। तो जनरल वैल्यू ये भी लिख सकते थे इसकी, n पाई -π/4। और अब यहाँ से अगर प्रिंसिपल वैल्यू निकालते तो n को 0 रखेंगे तब तो नेगेटिव आएगा, छोड़ देंगे। n को 1 रखेंगे तो पाई माइनस पाई बाई फोर, 3π/4 आएगा, और n को 2 रखेंगे तो 2π माइनस पाई बाई फोर यानी 7π/4 आएगा। तो दो वैल्यूज़ वही आएंगी, 3π/4 एंड 7π/4। ये दोनों ही ठीक आंसर हैं। आप जो मैंने ब्लैक में सॉल्यूशन लिखा और जो रेड में सॉल्यूशन लिखा, ये दोनों ठीक है, आप जैसे सॉल्व करना चाहें इसको सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो।
सॉल्व साइन 3πx ओवर 2 इज इक्वल टू 0। सिर्फ इसका जनरल सॉल्यूशन लिखिए। अगर कुछ ना बोलूं तो आपको जनरल सॉल्यूशन लिखना है। इसको सॉल्व करो। तो थीटा की वैल्यू हो जाती है n पाई, साइन थीटा 0, थीटा n पाई। तो पाई और पाई तो कैंसिल हो गया दोनों तरफ से, तो यहां से x आ जाएगा 2n/3। तो ये आंसर होगा इसका, वेर n इज एनी इंटीजर, n इज एनी। तो आंसर इसका 2n/3 है, वेर n इज एनी इंटीजर। क्लियर सभी को? अगर मैं कुछ नहीं बोलता हूं, कहता हूं सिर्फ सॉल्व कीजिए, तो आपको जनरल सॉल्यूशन देना है। अगर मैं कुछ एक्स्ट्रा पूछता हूं तो आपको एक्स्ट्रा बताना है। जैसे इसमें मान लो मैं एक एक्स्ट्रा कंडीशन भी लगा देता साथ में, कि जो x लेना है आपको वो 0 एंड 2 के बीच में होना चाहिए। मान लो ये, अगर ये एक्स्ट्रा कंडीशन लगा हुआ होता जो अभी मैंने लगाया, अगर ये एक्स्ट्रा कंडीशन लगा देता मैं कि x 0 से 2 में है, तो फिर आप 2n/3 लिखोगे तो आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि अब मैंने एक एक्स्ट्रा कंडीशन लगाया है कि x शुड बी लाइंग बिटवीन 0 एंड 2। तो अब वो कैसे निकालेंगे? तो वो निकालने के लिए भी हम पहले जनरल सॉल्यूशन ही निकालेंगे। जनरल सॉल्यूशन हमने क्या निकाला है? 2n/3। और अब इसमें n की वैल्यू डालेंगे। n को 0 डालेंगे तो x 0 हो जाएगा। इसी में आप डाल रहे हो, यहाँ पे जो आपने जनरल सॉल्यूशन निकाला है, इसमें जो मैंने रेड से इनक्लोज किया उसमें n को 0 डालेंगे तो x 0 हो जाएगा। 0 लेना नहीं है आपको, चूंकि 0 और 2 के बीच में लेना है, ओपन है। n को 1 डालेंगे तो x 2/3 होगा। n को 2 डालेंगे तो x 4/3 होगा। n को 3 डालेंगे तो x 6/3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बट 2 लेना नहीं है, 2 पे ओपन है, तो फिर हम दो वैल्यूज लिखेंगे, x की वैल्यू 2/3 है एंड 4/3 है। क्लियर? क्लियर हुआ? ये जो ब्लू वाली लाइन मैंने लिखी है, ये तब लिखना है जब आपको लिखने को बोला जाए। यानी वो एक्स्ट्रा कंडीशन अगर गिवन होता कि x 0 से 2 में, अगर नहीं गिवन होता तब तो आप जनरल लिखकर छोड़ देते। जैसे लिखे एक और क्वेश्चन है ऐसा ही, सॉल्व cos x/4 इज इक्वल टू 0। और x जो आपको लेना है ये 0 एंड 6 पाई के बीच में होना चाहिए। करोगे इसको, cos थीटा 0, तो थीटा होता है 2n+1 π/2। तो थीटा यहाँ पे x/4 है, ये होना चाहिए 2n+1 π/2। n इज एनी इंटीजर। जब भी cos थीटा 0 हो तो थीटा लिखना है 2n+1 π/2। थीटा हम किसको पढ़ रहे हैं? x/4 को। इससे x निकल जाएगा, 4 उधर जाएगा, तो x हो जाएगा 2n+1 π/2 मल्टीप्लाइड बाई 4। 2 से ये 4 कैंसिल होगा, तो x हो जाएगा सिंपली 2 से मल्टीप्लाई करके 4n+2 पाई। n इज एनी इंटीजर। तो ये हो गया, x हो गया 4n+2 पाई। अगर जनरल सॉल्यूशन लिखना होता तब तो ये लिखते, पाई को ऐसे ही छोड़ दिया, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया मैंने ब्रैकेट के अंदर, तो 4n+2। अगर जनरल लिखना होता तो यहाँ आंसर लिखते, बात खत्म करते। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि x 0 से 6 पाई में होना चाहिए। तो अब यहाँ से निकालेंगे कि अगर x 0 से 6 पाई में लेना हो तो क्या होगा। तो देखो n को 0 रखेंगे तो एक आएगा 2 पाई, n को 0 रखने पे। n को 1 रखेंगे तो आएगा 6 पाई। 6 पाई हमें लेना नहीं है, चूंकि 6 पाई पे मैंने ओपन रखा हुआ है।
और n को 2 रखेंगे तब तो वैल्यू हो जाएगी 10 पाई, जो 6 पाई से बड़ा हो जाएगा। तो 0 से 6 पाई में सिर्फ एक ही वैल्यू आ रही है और वो 2 पाई है। तो सिर्फ एक ही सॉल्यूशन आ रहा है और वो 2 पाई है। क्लियर? हाँ बोलो बोलो बोलो। 2n प्लस 1 इंटू 2 पाई, ये लिख सकते हो। 2n प्लस 1 इंटू 2 पाई, 2 पाई बाहर छोड़ सकते हो। मतलब कहाँ पे छोड़ना चाह रहे हो आप? अच्छा, इसको ऐसे लिख, इसको मल्टीप्लाई करके लिखना चाह रहे हो? इसको मल्टीप्लाई करके लिखना चाह रहे हो ऐसे 4n पाई प्लस 2 पाई, ये लिखना चाह रहे हो? वो एक ही बात है, यहाँ भी ऐसे भी लिख दो तब भी ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन लिखोगे। सॉल्व कॉट स्क्वायर 3x बाई 2 इज इक्वल टू 0, और x जो आपको चूज करना है वो 0 से 3 पाई में चूज करना है। इस बार मैंने इक्वलिटी के साथ लिया है, 0 से 3 पाई में। कॉट स्क्वायर 3x बाई 2, स्क्वायर देख के डर गए क्या आप लोग? ये तो बहुत सीधी सी बात है कि अगर रूट लोगे भी तो जीरो का रूट तो जीरो ही बनेगा ना। अगर एक्स स्क्वायर जीरो हो तो ऑब्वियसली एक्स भी जीरो होगा। स्क्वायर से क्यों डर रहे हो? एक्स स्क्वायर अगर जीरो है तो एक्स की वैल्यू भी जीरो ही होगी, क्योंकि जीरो का रूट तो जीरो ही बनेगा। तो अगर कॉट स्क्वायर 3x बाई 2 जीरो है तो फिर कॉट 3x बाई 2 भी जीरो ही होगा। स्क्वायर का कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे। तो कॉट 3x बाई 2 की वैल्यू भी जीरो ही रहेगी। जैसे कि अभी मैंने आपको समझाया कि अगर एक्स स्क्वायर जीरो लिखा हुआ है तो ऑब्वियसली एक्स भी जीरो ही होगा। और कॉट अगर जीरो है तो कॉट को आप लिख सकते हो कॉस ओवर साइन। कॉट को क्या लिख सकते हैं? कॉस ओवर साइन। तो डिनोमिनेटर वाला तो उधर क्रॉस हो जाएगा। तो कॉट अगर जीरो है तो कॉस भी जीरो होगा, तो इससे कॉस 3x बाई 2 जीरो होगा। वैसे आप सीधा भी लिख सकते हो कि कॉट एंड कॉस दोनों एक साथ जीरो होते हैं। अगर कॉट जीरो होता है तो कॉस भी जीरो होता है, तो इससे कॉस थीटा जीरो हो गया। और अब कॉस वाला फॉर्मूला लगा लो, जीरो वाला। अगर कॉस थीटा जीरो है तो थीटा की जनरल वैल्यू होती है 2n प्लस 1 पाई बाई 2। कॉस थीटा जीरो तो थीटा जनरल होगा 2n प्लस 1 पाई बाई 2। ये 2 और 2 तो ख़त्म हो गया, तो इससे x आ जाएगा। जब 3 उधर ले जाएंगे तो 2n प्लस 1 पाई बाई 3, ये x हो गया। वेर एन इज एनी इंटीजर। तो x इज 2n प्लस 1 पाई बाई 3। बोलो क्लियर सभी को? ये तो जनरल सॉल्यूशन है। आवाज आ रही है तुम लोगों को? कुछ बोलो कोई। तो x हो गया 2n प्लस 1 पाई बाई 3। अब मुझे इसमें से वो वैल्यू पिक करनी है जो 0 से 3 पाई में होगा, क्योंकि मैंने एक एक्स्ट्रा कंडीशन भी दिया हुआ है। अगर मैं ये एक्स्ट्रा कंडीशन नहीं देता, ये वाला 0 से 3 पाई वाला, ये एक्स्ट्रा कंडीशन, तब तो आप आंसर यहीं पे छोड़ देते 2n प्लस 1 पाई बाई 3 पे। बट मैंने एक एक्स्ट्रा कंडीशन भी साथ में लगाया हुआ है। तो अब लिखेंगे, अगर इसमें इनको 0 डालेंगे तो x आएगा पाई बाई 3। देख लो 0 डालकर। n को 1 डालोगे तो x आएगा पाई। 2 डालोगे जब तो आएगा 5 पाई बाई 3। 3 डालोगे तो आएगा 7 पाई बाई 3। 4 डालोगे तो आएगा 9 पाई बाई 3, यानी 3 पाई। 9 पाई बाई 3 का मतलब हो गया 3 पाई।
तो x की इस बार 5 वैल्यूज़ आ रही हैं, π/3, पाई, 5π/3, 7π/3 एंड 3π। ध्यान रहे 3π इंक्लूडेड था, इसलिए हमने 3π को भी कंसीडर किया है। कैसे निकाला आपने? पहले इनको 0 डाला तो π/3, फिर इनको 1 डाला तो 3π/3 जो पाई हो गया, 2 डालने पे 5π, 3 डालने पे 2 डालने पे 5π/3, 3 डालने पे 7π/3 और 4 डालने पे 9π/3 विच इज़ 3π। आगे सारी वैल्यूज़ जो आएंगी वो 3π से ज़्यादा आएंगी, तो आपको 3π पे ही रुक जाना था। कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ x सेटिस्फाई दिस इक्वेशन व्हेन x लाइज बिटवीन 0 एंड 3π बोथ इंक्लूडेड। तो आंसर आप बोलोगे कि 5 वैल्यूज x की हैं जो इसे सेटिस्फाई करेंगी। क्लियर हुआ सभी को ये? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, सॉल्व cos 2x इज इक्वल टू cos x। सॉल्व करना है, यानी आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब कुछ नहीं बोल रहा हूँ तो आपको सिर्फ जनरल वैल्यू, तो फॉर्मूला लगा सकते हो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा। दोनों तरफ tan हो तो फॉर्मूला लगा सकते हो tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा। तो इसमें चूंकि दोनों साइड पे आपको cos दिखाई दे रहा है तो आप फॉर्मूला लगाओगे cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा। और cos थीटा अगर cos अल्फा के इक्वल है तो थीटा की जनरल वैल्यू होती है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। लेफ्ट वाले एंगल को आपने थीटा पढ़ा है, राइट वाले एंगल को आपने अल्फा पढ़ा है। cos थीटा cos अल्फा, थीटा इज 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। लेकिन यहीं मत छोड़ दोगे, सॉल्व करने का मतलब होता है कि आपको x फाइंड करना है कि x क्या होगा। तो अब यहाँ से दो इक्वेशन मिलेगा, एक तो मिलेगा 2x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस एक्स, अगर प्लस लेंगे तो, और माइनस लेंगे तो 2x इज इक्वल टू 2n पाई माइनस एक्स। इसे सॉल्व करेंगे तो 2x माइनस एक्स, एक्स आ जाएगा 2n पाई, और इसे सॉल्व करेंगे तो 2x प्लस एक्स, 3x आ जाएगा 2n पाई। तो यहाँ से x की दो जनरल वैल्यू आ रही है, एक जनरल वैल्यू तो x की 2n पाई आ रही है और दूसरी 2n पाई बाई 3 आ रही है। तो ये दोनों आंसर लिखोगे, x इज 2n पाई एंड 2n पाई बाई 3। क्लियर? बोलो क्लियर है सभी को ये? cos थीटा cos अल्फा, थीटा 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, लेफ्ट वाला एंगल थीटा, राइट वाला एंगल अल्फा। अब चूंकि प्लस माइनस है तो एक बार प्लस के साथ सॉल्व करो, एक बार माइनस के साथ। प्लस के साथ सॉल्व किया तो x आ गया 2n पाई, माइनस के साथ सॉल्व किया तो x आ गया 2n पाई बाई 3। दोनों आंसर आपको लिख देने। एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज, कौन सा एक्सरसाइज है ये? 3.4